हड़ताल तथा तालाबंदी पर निषेध, प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। इस अधिनियम कौन सा? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में हड़ताल एवं तालाबंदी पर निषेध संबंधी प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से है, जो निम्नलिखित है। पहला, जन उपयोगी सेवा में हड़ताल। जन उपयोगी सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति अनुबंध भंग करते हुए तब तक हड़ताल नहीं कर सकता जब तक कि हड़ताल करने से पूर्व के 6 सप्ताहों में हड़ताल करने की लिखित सूचना न दे दी गई हो, अथवा ऐसी सूचना को दिए हुए 14 दिन पूरे न हुए हो, अथवा इस सूचना में हड़ताल प्रारंभ होने की उल्लिखित तिथि समाप्त न हो गई हो, अथवा यदि किसी समझौता अधिकारी के समक्ष समझौता कार्रवाई चल रही हो तथा ऐसी कार्रवाई समाप्त हुए 7 दिन पूरे न हो गए हो। धारा 22(1). जन उपयोगी सेवाओं में तालाबंदी। जन उपयोगी सेवा संचालित करने वाला कोई भी सेवा आयोजक तब तक तालाबंदी नहीं कर सकेगा जब तक कि तालाबंदी करने से पूर्व के 6 सप्ताहों में तालाबंदी करने की लिखित सूचना न दे दी गई हो, अथवा ये सूचना दिए हुए 14 दिन पूरे न हो गई हो, अथवा इस सूचना में तालाबंदी प्रारंभ होने की उल्लिखित तिथि समाप्त न हो गई हो, अथवा यदि किसी समझौता अधिकारी के समक्ष समझौता कार्रवाई चल रही हो तथा ऐसी कार्रवाई समाप्त हुए 7 दिन पूरे न हो गई हो। धारा 22(2). उपयुक्त दोनों बिंदुओं के वाक्य 1 तथा 2 में हड़ताल या तालाबंदी नोटिस की अधिकतम एवं न्यूनतम अवधि का उल्लेख किया गया है, अर्थात हड़ताल या तालाबंदी या नोटिस हड़ताल या तालाबंदी करने की तिथि से अधिकाधिक 6 सप्ताह पूर्व ही दिया जा सकता है तथा कम से कम 14 दिन का नोटिस हो सकता है, परंतु हड़ताल या तालाबंदी नोटिस में हड़ताल या तालाबंदी तिथि लिख दी गई है तो हड़ताल तालाबंदी उस तिथि से प्रारंभ हो सकती है। यदि किसी विवाद के संबंध में समझौता कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई के पूरी हो जाने के 7 दिन बाद ही हड़ताल या तालाबंदी की जा सकती है, इससे पूर्व नहीं। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो हड़ताल या तालाबंदी अवैध हो जाती है, यानी इलीगल हो जाती है। यदि पहले से ही हड़ताल या तालाबंदी हो, यदि किसी जनोपयोगी सेवा में हड़ताल या तालाबंदी पहले से ही विद्यमान हो तो इस धारा के अधीन हड़ताल या तालाबंदी की पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु सेवा आयोजक को इस हड़ताल या तालाबंदी की सूचना समुचित सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पास उस दिन अवश्य भेजनी होगी जिस दिन ऐसी हड़ताल या तालाबंदी घोषणा की जाती है। धारा 22(3). हड़ताल की सूचना। हड़ताल की सूचना निर्धारित संख्या में व्यक्तियों द्वारा निर्धारित व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित रीति से ही दी जानी चाहिए। धारा 22(4). तालाबंदी की सूचना। तालाबंदी की सूचना उस विधि से दी जानी चाहिए जो उस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कर दी जाए। धारा 22(5). नोटिस देने या प्राप्त करने की सूचना समुचित सरकार को देना। यदि किसी सेवा आयोजक को अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से किसी से भी हड़ताल सूचना प्राप्त होती है अथवा कोई सेवा आयोजक अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को तालाबंदी सूचना देता है तो उस सेवा आयोजक की इस सूचना प्राप्त करने या सूचना देने के 5 दिनों के भीतर समुचित सरकार को या उसके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को उस दिन प्राप्त तथा दी गई सूचनाओं की संख्या की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। धारा 22(6). हड़ताल तथा तालाबंदी पर सामान्य निषेध। जनरल प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी औद्योगिक संस्थान में नियोजित कोई भी श्रमिक अनुबंध भंग करने वाली हड़ताल नहीं कर सकेगा तथा कोई भी सेवा आयोजक तालाबंदी नहीं कर सकेगा। यदि किसी बोर्ड के समक्ष समझौता कार्रवाई चल रही हो तथा ऐसी कार्रवाई को समाप्त हुए 6 दिन पूरे न हो गए हो, अथवा यदि किसी श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्रवाई को समाप्त हुए 2 माह से पूरे न हो गए हो, अथवा यदि किसी पंच के समक्ष निर्णय की कार्रवाई चल रही हो तो ऐसी कार्रवाई को समाप्त हुए 2 माह न हो गई हो, यदि 10(a) और 3(a) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई हो, यदि उस अवधि में कोई समझौता या निर्णय प्रभावशील हो। धारा 23। धारा 23 के संबंध में ये कहा जा सकता है कि धारा में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका उद्देश्य समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, अधिकरणों की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने देना है या उनके द्वारा दिए गए निर्णयों या करवाए गए समझौतों का सम्मान करना है। अवैधानिक हड़ताल तथा तालाबंदी। इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स।
धारा 24 के अनुसार कोई भी हड़ताल या तालाबंदी निम्नलिखित दशाओं में अवैध मानी जाएगी। यदि वह धारा 22 अथवा धारा 23 के प्रावधानों का उल्लंघन करके घोषित या आरंभ की जाती है। यदि वह धारा 10(3) अथवा 10(a) या 4(1) के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करके जारी रखी जाती है। यदि किसी औद्योगिक विवाद के कारण कोई हड़ताल या तालाबंदी पहले से ही हो गई हो तथा किसी बोर्ड, पंच, श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित करते समय भी विद्यमान है तो वह हड़ताल और तालाबंदी अवैध नहीं मानी जाएगी। यदि वह प्रारंभ होते समय अवैध नहीं थी या इनके जारी रखने पर धारा 10 के अंतर्गत कोई निषेध नहीं लगाया गया हो। धारा 24(2) एक अवैध हड़ताल के परिणाम स्वरूप घोषित तालाबंदी अवैध नहीं होगी अर्थात तथा अवैध तालाबंदी के परिणाम स्वरूप घोषित हड़ताल भी अवैध नहीं मानी जाएगी। धारा 24(3) अवैध हड़ताल या तालाबंदी की वित्तीय सहायता पर निषेध। किसी भी अवैध हड़ताल या अवैध तालाबंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करने अथवा समर्थन देने के लिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर धन का उपयोग या खर्च नहीं करेगा। धारा 25 अवैध हड़ताल या तालाबंदी पर दंड या शास्तियाँ। पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। अवैध हड़ताल या तालाबंदी की दशा में दंड संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। अवैध हड़ताल की दशा में दंड। यदि कोई श्रमिक अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल प्रारंभ करता है अथवा जारी रखता है अथवा उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य करता है तो उसी 1 महीने तक के कार्रवाई सजा अथवा 50 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। धारा 26(1) और अवैध तालाबंदी दशा में दंड। यदि कोई सेवायोजक इस अधिनियम के अधीन अवैध तालाबंदी को प्रारंभ करता है अथवा जारी रखता है अथवा उसी आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य करता है तो उसी 1 महीने के कारावास की सज़ा अथवा 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा उपयुक्त दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। धारा 26(2) अवैध हड़ताल एवं तालाबंदी के लिए उकसाने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अवैध हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने या उसे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के हेतु कोई कार्य करता है तो उसी निम्नलिखित में से कोई भी दंड दिया जा सकता है। 6 महीने तक के कार्रवाई की सजा अथवा 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा उपयुक्त दोनों ही दंड। धारा 27 अवैध हड़ताल तथा तालाबंदी में आर्थिक सहयोग देने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रोत्साहित करने या समर्थन देने के लिए धन खर्च करता है अथवा धन का उपयोग करता है तो उसे निम्नलिखित दंडों में से दंडित किया जा सकता है। 6 महीने तक के कार्रवाई सजा अथवा 1000 रुपये का जुर्माना अथवा उपयुक्त दोनों ही दंड। धारा 28 अब है कामबंदी या जबरन छुट्टी। कामबंदी या जबरन छुट्टी ले ऑफ। परिभाषा। भारतीय औद्योगिक अधिनियम भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में की धारा 2(K) के अनुसार किसी भी ऐसे श्रमिक को जिसका नाम किसी औद्योगिक संस्थान के मस्टर रोल में दर्ज हो और जिसकी छटनी नहीं की गई है को उसका सेवायोजक निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से कार्य देने में असफल रहता है अथवा कार्य देने से इनकार करता है अथवा कार्य देने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसी ही जबरन छुट्टी अथवा कामबंदी कहते हैं। कोयले की कमी के कारण, यांत्रिक शक्ति कमी के कारण, कच्चे माल की कमी के कारण, स्टॉक जमा हो जाने के कारण, मशीनों की टूट फूट हो जाने के कारण, प्राकृतिक विपदाओं के कारण अथवा कोई संबंधित अन्य कारण। स्पष्टीकरण। इस धारा क्या इस धारा के स्पष्टीकरण में यह भी लिखा है कि यदि किसी श्रमिक का नाम संस्था की उपस्थित रजिस्टर में लिखा है तथा वह कार्य के सामान्य घंटों में निर्धारित समय पर संस्थान में उपस्थित होता है और उसके उपस्थित होने के 2 घंटों में सेवायोजक द्वारा कार्य पर नहीं लगाया जाता है तो उस श्रमिक की उस दिन जबरन छुट्टियां कामबंदी हुई मानी जाएगी यानी ले ऑफ होगी। किंतु यदि किसी श्रमिक को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में काम देने के बजाय दूसरे आधे भाग में कार्य देने होने के लिए बुलाया जाता है तो उसी काम दिया जाता है तो ये माना जाएगा कि उसी आधे दिन की कामबंदी हुई है। परंतु यदि इसी प्रकार उसी आधे दिन के लिए कार्य पर बुलाया जाता है फिर भी उसी कार्य पर नहीं लगाया जाता है तो उसी दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के लिए उसकी कामबंदी की मानी जाएगी और उसे उस दिन के उस अर्धभाग के लिए भत्तों सहित पूरी मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 2(K) का प्रांतुक। विशेषताएं।
कामबंदी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कामबंदी उस श्रमिक की होती है जिसका नाम किसी संस्थान के उपस्थिति रजिस्टर में लिखा हो। कामबंदी कुछ कारणों के आधार पर हो सकती है। वे कारण है कोयले, शक्ति के साधन, कच्चे माल की कमी तथा मशीनों में टूट फूट हो जाने, स्टॉक जमा हो जाने अथवा किसी प्राकृतिक विपदा के उत्पन्न हो जाने या अन्य उपयुक्त कारण। ये कारण अस्थायी अवधि तक विद्यमान रहते हैं। कामबंदी अस्थायी अवधि के लिए होती है। कामबंदी तब हुई मानी जाती है जबकि श्रमिक औद्योगिक संस्थान पर कार्य के लिए उपस्थित हो, वह कार्य के लिए सामान्य कार्य घंटों में बुलाए गए समय में उपस्थित हुआ हो, उपस्थित होने के 2 घंटों में भी कार्य पर लगाया न गया हो तो भी तालाबंदी हुई मानी जाती है। पारी के पहले आधे भाग में कामबंदी कर दी गई हो तो तथा दूसरे आधे भाग में कार्य बुलाया गया हो तथा कार्य पर न लगाया गया हो तो उसकी कामबंदी नहीं मानी जाएगी। पारी के शेष आधे भाग की वस्तु सहित पूरी मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। निरंतर सेवा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। कामबंदी तथा छंटने की दशा में क्षतिपूर्ति तभी की जाती है जबकि वह श्रमिक किसी एक निश्चित अवधि तक निरंतर सेवा में रहे। उसी निरंतर सेवा की परिभाषा यहाँ दी जा रही है। किसी अवधि में निरंतर सेवा का अर्थ, किसी भी अवधि में कोई श्रमिक तब निरंतर सेवा में माना जाएगा जबकि वह उस अवधि में अविच्छिन्न सेवा अनइंटरप्टेड सर्विस में रहा हो। निम्न कारणों में से किसी भी कारण से उत्पन्न अवरोधों को निरंतर सेवा के लिए अवरोध नहीं माना जाएगा, जैसे बीमारी के कारण, अधिकृत छुट्टी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी हड़ताल के कारण जो अवैध नहीं है, किसी तालाबंदी या कार्य के बंद होने के कारण जिसमें श्रमिक का कोई दोष नहीं है। धारा 25(b)(1). 1 वर्ष की अवधि में निरंतर सेवा का अर्थ, कोई भी श्रमिक 1 वर्ष की निरंतर सेवा में तभी माना जाएगा जबकि वह ऐसी गणना की तिथि से पिछले 12 कैलेंडर महीनों की अवधि में उस सेवा आयोजक के अधीन निम्नानुसार कार्य कर चुका हो। यदि वह किसी खान में भूतल के नीचे कार्य पर लगा है तो कम से कम 190 दिन कार्य कर चुका हो तथा किसी अन्य कार्य में लगे होने पर वह कम से कम 240 दिन कार्य कर चुका हो। धारा 25(b)(2)(a)(1). यहाँ ये उल्लेखनीय है कि किसी श्रमिक का पूरे वर्ष कार्य करना अनिवार्य नहीं है बल्कि उसका एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन कार्य करना अनिवार्य है, चाहे उसने उस वर्ष में सेवा के अधीन नियोजन कभी भी प्रारंभ किया हो। सुरेंद्र कुमार वर्मा बनाम केंद्र सरकार के मामले में राष्ट्रीय अधिकरण के निर्णय के आधार पर यह बात हुई है। 6 माह की अवधि में निरंतर सेवा का अर्थ, कोई भी श्रमिक 6 महीनों की निरंतर सेवा में तभी माना जाएगा जबकि वह ऐसी गणना की तिथि से पिछले 6 कैलेंडर महीनों को अवधि में उस सेवा आयोजक के अधीन निम्नानुसार कार्य कर चुका हो। यदि वह किसी खान में भूतल के नीचे कार्य पर लगा है तो वह कम से कम 95 दिन कार्य कर चुका हो तथा किसी अन्य कार्य में लगे होने पर वह कम से कम 120 दिन कार्य कर चुका हो। धारा 25(b)(2)(b). स्पष्टीकरण, इस धारा के अंतर्गत कार्य दिवसों की गणना करते समय निम्नलिखित दिनों को भी गिना जाएगा। इस अधिनियम या स्थायी आदेश अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत कामबंदी के दिन, पूर्व के किसी भी वर्ष में अर्जित सवेतन छुट्टी में से ली गई छुट्टियों के दिन, रोजगार के दौरान रोजगार से उत्पन्न दुर्घटना से हुई अस्थायी अयोग्यता के कारण अनुपस्थिति के दिन तथा महिला श्रमिक की दशा में मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त छुट्टियों के दिन जो 12 सप्ताह से अधिक नहीं हो, जो वर्तमान में अब 180 दिन कर दी गई। अध्याय 5A के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5A 5A के प्रावधान। इस अधिनियम के अध्याय 5A के अर्थात धारा 25C से 25E तक के प्रावधान निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों पर लागू होते हैं। ऐसे औद्योगिक संस्थानों पर जिनमें पिछले कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिवस औसत कम से कम 50 श्रमिक नियोजित रहे हैं, अथवा ऐसे औद्योगिक संस्थानों पर जो मौसमी प्रकृति सीजनल कैरेक्टर के हैं जिनके अंतरालों में से यहाँ सविराम काम होता हो। किसी भी संस्थान की मौसमी प्रकृति है अथवा नहीं या किसी स्थान में कार्य अंतरालों से होता है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर समिति सरकार का निर्णय अंतिम होगा। धारा 25A का नकारात्मक विश्लेषण, धारा 25A, 25C, 25D तथा 25E के अधीन औद्योगिक संस्थान से तात्पर्य कारखाना,
अधिनियम 1948 के दिन परिभाषित कारखाने से अथवा खान अधिनियम 1952 के दिन परिभाषित खान से अथवा बागान श्रम अधिनियम 1951 के दिन परिभाषित बागान से हैं। धारा 25(1) का स्पष्टीकरण। अब हम अध्याय 5(1) के अधीन आने वाले औद्योगिक संस्थानों में कामबंदी, छटनी तथा उन संस्थानों को बंद करने पर सूचना स्वीकृति देने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। कामबंदी पर क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन फॉर ले ऑफ। जब किसी श्रमिक की कामबंदी कर दी जाती है या श्रमिक को अस्थायी रूप से कार्य देने में असमर्थता व्यक्त कर दी जाती है तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति संबंधी धारा 25(c) के प्रावधान निम्नानुसार है। क्षतिपूर्ति अधिकार शर्तें। किसी भी श्रमिक को कामबंदी के दिनों की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार तब होगा जबकि निम्नलिखित शर्तें सभी शर्तें पूरी होती हो। उस श्रमिक का नाम औद्योगिक संस्थान में के उपस्थित रजिस्टर में लिखा हुआ हो, उसने कामबंदी करने वाले सेवा आयोजक के पास कम से कम 1 वर्ष तक की चिन्हित सेवा की हो तथा वह श्रमिक बदली या आकस्मिक श्रमिक न हो। क्षतिपूर्ति दिनों करना। क्षतिपूर्ति उन समय दिनों के लिए की जाएगी जिन दिनों में कामबंदी दी गई थी, किंतु इन दिनों के बीच में आने वाली साप्ताहिक छुट्टियों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। क्षतिपूर्ति की राशि। क्षतिपूर्ति की राशि उस श्रमिक की मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ते की कुल राशि जो कामबंदी होने पर देय होती है के 50% के बराबर होगी, किंतु यदि श्रमिक के व आयोजक के बीच हुई अनुबंध के अतिरिक्त व्यवस्था है तो क्षतिपूर्ति उतनी ही दी जाएगी। इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने फायरस्टोन टायर एंड रबड़ कंपनी के कर्मचारी बनाम फायरस्टोन एंड रबड़ कंपनी के मामले में लिखा है कि सेवा आयोजक को सेवा की शर्तों को सेवा आयोजकों को कामबंदी करने का असीमित अधिकार नहीं है। यदि संस्था के स्थायी आदेशों अथवा श्रमिक की सेवा की शर्तों में सेवा आयोजक को कामबंदी अधिकार नहीं दिया गया है तो उसे कामबंदी के दिनों की क्षतिपूर्ति देनी होगी। क्षतिपूर्ति की राशि सामान्यतः श्रमिक की पूर्ण मजदूरी के बराबर होगी। यदि सेवा आयोजक को स्थायी आदेशों अथवा सेवा की शर्तों के अनुसार कामबंदी करने का अधिकार दिया गया है तो वह इस नियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के श्रमिकों को इस धारा के अंतर्गत ही क्षतिपूर्ति देगा। यदि वे इस धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं तो सेवा की शर्तों के अनुसार किसी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अधिकतम क्षतिपूर्ति। धारा 12 महीनों की किसी भी अवधि में किसी भी श्रमिक को 45 दिनों से अधिक कामबंदी की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी जब तक कि श्रमिक एवं आयोजक के बीच इस संबंध को ठहराव ही नहीं हो गया हो। धारा 25(c) का परंतु छटनी करने पर क्षतिपूर्ति की राशि में से मुजरा करना, सेट ऑफ करना, यानी यदि किसी सेवा आयोजक तथा श्रमिक के बीच हुई अनुबंध के अनुसार 12 महीनों की अवधि में 45 दिनों की कामबंदी क्षतिपूर्ति के बाद उस छटनी धारा 25(f) के अधीन कर दी जाती है तो वह सेवा आयोजक छटनी के लिए चुकाई जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में से उस राशि का मुजरा कर सकेगा जो उसने कामबंदी दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाई है। धारा 25(c) का परंतु बदली श्रमिक एवं उसकी क्षतिपूर्ति। बदली श्रमिक वह है जो किसी औद्योगिक संस्थान में किसी दूसरे श्रमिक के स्थान पर नियुक्त है तथा उसका नाम उस संस्थान के मस्टरोल में दर्ज है। बदली श्रमिकों को सामान्यतः कामबंदी के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होता है, किंतु यदि उसने उस संस्थान में 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है तो उसे बदली श्रमिक नहीं माना जाएगा तथा उसे सामान्य श्रमिक की भांति कामबंदी के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा। धारा 25(c) का स्पष्टीकरण। क्षतिपूर्ति का अधिकार न होना, व्हेन नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंपेंसेशन। धारा 25(g) के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में श्रमिकों को कामबंदी की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। वैकल्पिक रोजगार अस्वीकार करने की दशा में यदि कोई सेवा आयोजक कामबंदी दिए गए श्रमिक को कोई वैकल्पिक रोजगार प्रदान करता है और वह श्रमिक उसे अस्वीकार कर देता है तो उसी कामबंदी की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, किंतु वैकल्पिक रोजगार के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। वैकल्पिक रोजगार उसी संस्थान में अथवा उसी सेवा आयोजक के किसी अन्य संस्थान में दिया गया हो, वह संस्थान उसी गांव अथवा शहर में अथवा उस संस्थान से 5 मील की परिधि में होना चाहिए। सेवा आयोजक की दृष्टि से उस वैकल्पिक कार्य को करने के लिए किसी विशेष योग्यता अनुभव की आवश्यकता नहीं हो तथा वह श्रमिक उस कार्य को कर सकता हो तथा उसे समान रूप से प्राप्त होने वाली मजदूरी ही वैकल्पिक कार्य के लिए देने का प्रस्ताव किया गया हो। इस संबंध में बात ध्यान देने योग्य है कि वैकल्पिक रोजगार का तात्पर्य वैसा ही है या उसके समान सिमिलर या लाइक रोजगार से होता है जो उस श्रमिक द्वारा किया जा सकता है, कैन बी डन बाय द वर्कमैन। यदि किसी प्रशिक्षित श्रमिक को कुली या मजदूर का कार्य दिया जाता है तो वैकल्पिक रोजगार नहीं माना जाएगा। संस्थान में से अनुपस्थित रहने की दशा में यदि कोई श्रमिक सामान्य कार्य घंटों में निर्धारित समय पर कार्य के लिए कम से कम दिन में एक बार सब उपस्थित नहीं होता है तो भी उसे कामबंदी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। अन्य श्रमिकों द्वारा हड़ताल आदि दशा में यदि किसी संस्थान में श्रमिकों की कामबंदी उसी संस्थान के किसी दूसरे भाग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने
यहाँ धीरे कार्य करने के परिणाम स्वरूप की गई है, तो इस संस्थान के श्रमिकों को काम बंद की क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद।